गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड एंड एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सटर्नल ऑर्गन, दूसरा इंटरनल ऑर्गन और तीसरा एक्सेसरी ऑर्गन। तो पहली और दूसरी वीडियो, 2 वीडियो में हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सेकंड टाइप, इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए नाम से ही आपको पता चलता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर के ऑर्गन, वे ऑर्गन जो कहाँ पे होते हैं, बाहर होते हैं। और इंटरनल का मतलब ऐसे ऑर्गन जो कहाँ पाए जाते हैं, अंदर की सतह पे पाए जाते हैं। कहाँ? अंदर की सतह पे। या फिर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन की, अगर यहाँ पर सिंपल इसके डिफरेंस की मैं ये बात करूँ तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल ऑर्गन है उनको हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनको हम आसानी से विजुअलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सटर्नल साइड में पाए जाते हैं, लेकिन जो इंटरनल है वो कहाँ होते हैं, इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक्सटर्नल में हमने बात की थी लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। तो ये जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, जो आपको इस वक्त इमेज में भी दिख रहा होगा, ये सारे क्या है, एक वल्वा का एक पार्ट है। ये सारे क्या है, एक वल्वा का पार्ट है। और इस वल्वा को जैसे आप अभी इमेज में देख पा रहे हो, इस वल्वा को हम अपनी नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। वल्वा क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन। और इस वल्वा में जितने भी पार्ट्स हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, इन सब को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन है जिनका डायग्राम आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, इन इंटरनल ऑर्गन्स को हम आसानी से विजुअलाइज नहीं कर सकते। इनको विजुअलाइज करने के लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी ना किसी मेडिकल प्रोसीजर की, या फिर किसी ना किसी स्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, जो फिर से आपके सामने इमेज में दिख रहा है वल्वा, इसको देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है किसमें, एक्सटर्नल जेनिटल्स में एंड इंटरनल जेनिटल्स में। तो बात करते हैं, ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बताया कि एक्सटर्नल को हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, इंटरनल को हम आसानी से विजुअलाइज नहीं कर सकते। एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स है वो एक्सटर्नल सतह पर पाए जाते हैं, और जो इंटरनल है वो बॉडी के इंटरनली पाए जाते हैं। लेकिन पाए नहीं जाते हैं, हम ये कहेंगे कि जो पाए जाते हैं शब्द है वो थोड़ा बैठता नहीं है। हम कहेंगे कि सिचुएटेड होते हैं ना। एक्सटर्नल जो ऑर्गन है वो बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं, और इंटरनल जो ऑर्गन है वो अंदर की तरफ सिचुएटेड होते हैं। अब हम उन नोट्स की बात करेंगे जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स में लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। तो माय डियर फ्रेंड, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पहली वाली दोनों वीडियो देखी है, मेरी पहली वाली दोनों वीडियो देखी है, वो जानते हैं कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कुछ ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे वल्वा और एक्सटर्नल ऑर्गन तो दोनों एक ही है। वल्वा क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, जो एक्सटर्नल ऑर्गन से उसके क्या है, साइनोनाइमस है, ठीक है ना, यानी उससे क्या है, संबंधित है वल्वा और पुडेनम। इस वल्वा और पुडेनम में हमने कई सारे ऑर्गन्स के बारे में देखा था, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, जो मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। तो जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स
जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन ऑर्गन्स को अपने अंदर रखता है, इनको सिचुएटेड होते हैं, वैसे ही इंटरनल ऑर्गन्स में भी कुछ ऑर्गन्स को रखा गया है। ठीक है, साइंटिस्टों के द्वारा कुछ ऑर्गन्स को भी इंटरनल ऑर्गन्स में रखा गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स सारे क्या है, इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हमने क्या नाम दे दिया, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अब हम इन चारों ही ऑर्गन्स के बारे में, वेजाइना के बारे में, यूट्रस के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में एंड ओवेरीज के बारे में, इन चारों के ही बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे वेजाइना। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में मैंने अभी किसी भी पार्ट्स के बारे में मेंशन नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको उस पार्ट्स को डायग्राम में मेंशन करता जाऊंगा, ताकि आपको हर एक पार्ट के बारे में आसानी से समझ में आए। आप एक ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे होंगे, जिसको मैंने इसमें मेंशन किया है, ओनली फॉर इस ब्लू कलर की लाइन को ही मैंने मेंशन किया है। इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, और किसी को भी मैंने मेंशन नहीं किया। वैसे इसको भी मुझे आपको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने इसको भी इसलिए मेंशन कर दिया ताकि इन पार्ट्स में जो अलग है, जो अंतर है, वो आपको आसानी से दिखाई दे। मतलब आपको आसानी से दिखाई दे कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये जो परत है, ये क्या है, एक अलग परत है, एक डिफरेंट परत है। इन ऑर्गन्स में इन पार्ट्स के अंदर नहीं है, बल्कि उन पार्ट्स से थोड़ा सा अलग है, उनसे संबंधित है, लेकिन उनसे क्या है, थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैंने इसको अलग दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको कलर से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और बाकी जो भी पार्ट्स बच गए उनको हम जैसे जैसे इसमें पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनके बारे में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं वेजाइना की। देखिए माय डियर फ्रेंड, वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन। वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन शीथ। वेजाइना जो है वो क्या होती है? एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन की शीथ होती है। देखिए फाइब्रोमस्कुलर का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब यानी ये दोनों ही फाइबर्स और मस्कुलर दोनों ही टिश्यूज क्या होते हैं वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं। अब फाइबर्स टिश्यूज का और मस्कुलर टिश्यूज का वेजाइना में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जो फाइबर्स टिश्यूज हैं, माय डियर फ्रेंड प्लीज़ नोटेड टू दिस पॉइंट, कि ये जो फाइबर्स मस्कुलर जो टिश्यूज है, ओनली फॉर फाइबर्स जो टिश्यूज है, इन टिश्यूज का वेजाइना में होने का मतलब क्या है ना? हमने ये तो समझ लिया कि वेजाइना क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन की शीथ है। हमने ये भी समझ लिया कि इसमें फाइबर्स टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज, ये दोनों ही टिश्यूज क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस फाइबर्स टिश्यूज का और मस्कुलर टिश्यूज का, इन दोनों का इसमें प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? क्या रीज़न है कि इन दोनों का ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए जो फाइबर्स टिश्यूज है वो क्या करता है फाइबर्स टिश्यूज? वेजाइना की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करते हैं फाइबर्स टिश्यूज? वेजाइना को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा, फाइबर्स टिश्यूज क्या करते हैं? वेजाइना को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब भी ये है कि माय डियर फ्रेंड, इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स और चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वेजाइना के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? वेजाइना के लिए सबसे ज़्यादा ये आवश्यक है कि वो उसमें एक्सपेंशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें फैलाव होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वेजाइना को इस एक्सपेंशन होने का जो फैक्टर है, इस एक्सपेंशन की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है? ये फाइबर्स टिश्यूज करवाता है माय डियर फ्रेंड। कौन करवाता है? ये फाइबर्स टिश्यूज करवाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, वेजाइना के जो एक्सपेंशन की जो कैपेबिलिटी है, ये वेजाइना को कौन प्रोवाइड करवाता है? ये फाइबर्स टिश्यूज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की मस्कुलर टिश्यूज की।
नेक्स्ट हमने किसकी बात की, मस्कुलर टिश्यूज़ की। वेजाइना में क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं। तो जैसे फाइब्रस टिश्यूज़ का कोई ना कोई काम है, वैसे ही मस्कुलर टिश्यूज़ का भी कोई ना कोई काम होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या काम होगा, इनका काम होता है, इनका काम होता है कंट्रोल द ब्लड फ्लो, कंट्रोल ब्लड फ्लो। क्या करते हैं ये मस्कुलर टिश्यूज़, क्या करते हैं, मसल्स है, क्या है, मसल्स है। तो ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे किसको, ब्लड फ्लो को। जो वेजाइना में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड फ्लो को, वो जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ये कौन कंट्रोल करेगा, ये मस्कुलर टिश्यूज़ कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक हमने ये देख लिया कि वेजाइना जो फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन शीथ, और आपने ये भी देख लिया कि ये फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन की शीथ क्यों होती है और इसका क्या मतलब होता है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि जो वेजाइना है वो क्या है, लोकेटेड होती है। वेजाइना क्या होती है, लोकेटेड यानी सिचुएटेड होती है, यानी पैलेस होती है कहाँ पे, बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, रेक्टम और ब्लैडर के बीच में। अब इस चीज़ को हम इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट से लेकर के ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक क्या है, वेजाइना है। ओके। जिस पॉइंट को, जिस या फिर डायग्राम में जिस पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट इज नाउन एज वेजाइना। ओके। जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो ऑर्गन कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने पढ़ा कि जो वेजाइना है वो लोकेटेड होती है कहाँ, बिटवीन ब्लैडर के और रेक्टम, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, है ना। यानी ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन बीच का है, तो इसके दोनों साइड में कहीं ना कहीं ब्लैडर और रेक्टम प्रेजेंट है। ठीक है। इन दोनों के साइड में कहीं ना कहीं रेक्टम और ब्लैडर प्रेजेंट है, तभी तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होती है। तो कौन से पार्ट होंगे, देखिए जो वेजाइना की जो एंटीरियर पार्ट है, वेजाइना का जो एंटीरियर पार्ट है, यानी इसका जो सामने वाला पड़ोसी है, कौन, इसका सामने वाला पड़ोसी, ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये घर है, वेजाइना क्या है, घर है। तो इस घर के आसपास भी और मकान होंगे, और घर होंगे, है ना, वहाँ मतलब इसके कौन होंगे, पड़ोसी होंगे। तो इस वेजाइना का जो ये सामने वाला पड़ोसी है, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे हम क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ब्लैडर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ब्लैडर। ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं। किस पार्ट को, इस पूरे को नहीं, केवल इतने, बस केवल इसी पार्ट को, केवल जिस पार्ट को मैंने ड्रॉ किया है, सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं। ठीक है। अब इस वेजाइना के जो पोस्टीरियर पोर्शन है, इस वेजाइना का जो पीछे वाला पड़ोसी है, इस वेजाइना का जो पीछे वाला पड़ोसी कौन सा, ये वाला पड़ोसी, कौन सा, ये वाला जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पड़ोसी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, फिर जैसे हमने नोट्स में लिखा कि वेजाइना इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, वो आपने देख लिया। ठीक है। आप समझ गए होंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेजाइना है वो क्या होती है, इस ब्लैडर और इस रेक्टम, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट रन्स ओब्लिक्वली, ओब्लिक्वली का मतलब तिरछी, ओब्लिक्वली का मतलब तिरछी, यानी कि जो वेजाइना है वो कैसी होती है, तिरछी होती है। जैसा आपको डायग्राम में भी दिख भी रहा होगा, मैंने वेजाइना को डायग्राम में भी सीधा नहीं बनाया। अगर मैं ऐसा बनाता तो आप कहते कि ये क्या है, सीधी होती है, लेकिन मैंने डायग्राम को में भी इसको थोड़ा सा तिरछा बनाया है। यानी वेजाइना कैसी होती है, ओब्लिक्वली रन्स करती है अपवार्ड। कैसे करती है, अपवार्ड, ऊपर की ओर दिख रहा है, ये वेजाइना है, ये अपवार्ड ऊपर की ओर थोड़ी सी रन कर रही है। ठीक है। एंड बैकवार्ड, और थोड़ा सा पीछे की ओर रन कर रही है, यानी ये अपवार्ड और बैकवार्ड यहाँ लिखने का मतलब यही है कि वेजाइना जो है वो क्या होती है, तिरछी होती है, ओब्लिक्वली होती है। ओके। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट को
समझना है, उसे याद भी करना है। और कंपटीशन एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस एंगल को ध्यान रखें। हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में आपको इस एंगल के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो वेजाइना क्या है, ओब्लिकली तिरछी होती है, कहाँ होती है, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है, यानी इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो ये वेजाइना अपवार्ड, बैकवर्ड और ओब्लिकली सिचुएटेड होती है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल से ये एक कोण बनाती है ना। गणित में, मैथ में यदि मैं बात करूँ तो सीधी सी ये क्या करती है, एक कोण बनाती है, एक एंगल बनाती है, ठीक है। मान लीजिए कि ये इसका क्षितिज है, ठीक है, क्षितिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये क्या है, ये वेजाइना है, ओके। अब ये वेजाइना कैसी है, तिरछी है ना। तो ये तिरछी वेजाइना जो है वो इस हॉरिजॉन्टल से क्या करेगी, एक कोण बनाएगी। क्या करेगी, एक कोण बनाएगी। और वो कितने डिग्री का बनाएगी, वो बनाएगी 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल का ये कोण बनाती है। सीधी सी बात क्या हो गई कि वेजाइना ओब्लिकली होती है, ओब्लिकली सिचुएटेड होती है, और ये अपने हॉरिजॉन्टल से एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए यहाँ पे इस वेजाइना का हॉरिजॉन्टल क्या है, यहाँ पे इस वेजाइना का हॉरिजॉन्टल क्या है, किससे अटैच हो रही है वेजाइना, यहाँ पे इस पार्ट से अटैच हो रही है, ठीक है ना। तो ये पार्ट क्या है, वेजाइना का हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं, इधर लिख देता हूँ, इस पार्ट को हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। ओके माय डियर फ्रेंड, तो जो ये लेबिया माइनोरा है, जिसको हम क्या मान रहे हैं, वेजाइना का हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल से ये वेजाइना कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी तक बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि द डायामीटर ऑफ वेजाइनल कैनाल। जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब व्यास, ठीक है ना। डायामीटर मतलब व्यास। मान लीजिए ये कोई आकृति है या फिर कोई ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन्स का जो ये व्यास है, या फिर हम कह सकते हैं सीधी भाषा में, यदि मैं आपको समझाने के लिए यदि साधारण भाषा में कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस ऑर्गन्स की, ये जो इस आकृति की जो ये चौड़ाई है, क्या चौड़ाई की, डायामीटर का मतलब व्यास, व्यास को हम कह सकते हैं मतलब एक तरीके से चौड़ाई, ठीक है। तो द डायामीटर ऑफ वेजाइनल कैनाल, किसका, वेजाइनल कैनाल का डायामीटर। कैनाल का मतलब होता है, क्या होता है, वेजाइना का मतलब तो आप समझ गए, वेजाइना, ठीक है। कैनाल का मतलब कोई भी एक पासेज है ना, या फिर कोई भी एक पाथवे, कोई भी एक रास्ता जो क्या करता है, डिफरेंट रीजन से कनेक्ट होता है। कोई भी एक पाथवे जो क्या हो रहा है, डिफरेंट रीजन से कनेक्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो वेजाइना भी देखिए डिफरेंट पाथवे से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। नीचे इस वाले पार्ट से हो रही है, ऊपर इस वाले पार्ट से हो रही है ना। तो जो ये वेजाइना है, इस वेजाइना का डायामीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द डायामीटर ऑफ वेजाइनल कैनाल इज 2.5 सेंटीमीटर। यानी इस जो वेजाइनल कैनाल है, ये इस पूरी वेजाइनल कैनाल का डायामीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना, फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम के जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हाँ, और एक चीज़ और, जो स्टूडेंट इस वक्त नोट्स लिख रहे हैं, जो स्टूडेंट इस वक्त नोट्स लिख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नोट्स वहीं पर रोक दें, अपने नोट्सों को, अपने पेन को वहीं पे चलाना स्टॉप कर दें। क्यों, अगर आप वीडियो से नोट्स लिखोगे तो आप समझोगे क्या, है ना। आपको क्या करना है, वीडियो हम नोट्स के पर्पज़ से नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, वीडियो हम नोट्स के पर्पज़ से नहीं बनाते हैं। वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ सिर्फ यही है कि हम आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा समझा सकें, ठीक है। तो वीडियो को आपको सिर्फ समझने के लिए यूज में लेना है। नोट्स यदि आप लिखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। और वेबसाइट की लिंक नहीं मिलेगी, जिस टॉपिक की जो टॉपिक है उस टॉपिक की लिंक मिलेगी, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जा करके एक प्रॉपर वे में जो हमने नोट्स लिखे हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो से ना लिखें।
वीडियो से लिखेंगे तो क्या होगा, आप इसको समझोगे भी नहीं। और सेकंड चीज़ ये भी है कि आप वीडियो से आसानी से नोट्स लिख भी नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वीडियो में क्या होगा कि आप बार बार वीडियो को आगे पीछे कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी अक्षर के सामने आ जाऊँगा तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इसलिए वीडियो से नोट्स ना लिखें। और एक चीज़ ये भी है कि वीडियो में हम कई सारी चीज़ों को हम वीडियो में शामिल नहीं करते, है ना। आप यदि वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वेबसाइट में बताई है लेकिन वीडियो में नहीं बताई, क्योंकि वीडियो में हम उसी बेसिस पे चलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ को वीडियो में इंक्लूड करना ज़रूरी है, उसी चीज़ को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन वेबसाइट में हम जितनी इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में दे सकते हैं, जितनी क्वेरीज हम स्टूडेंट की सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी क्वेरीज को हम वेबसाइट की हमारी पोस्ट पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को स्किप करें, पहले पूरी वीडियो को एकदम समझें पूरी लास्ट एंडिंग पॉइंट तक, और फिर वीडियो को शेयर करें और उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और उसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई जो लिंक है उस पर जाएं और वहाँ पर विजिट करके जो नोट्स है वो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, हमारे फिर से इसी वीडियो पे आते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ वेजाइनल कैनाल इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके, जो डायमीटर है वेजाइनल कैनाल का वो कितना होता है, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि डेट इज विडेस्ट इन अपर पार्ट, ठीक है। आपने ये समझ लिया कि वेजाइनल कैनाल का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जो ये वेजाइना है ये जो विडेस्ट होती है, ठीक है ना, क्या होती है, विडेस्ट होती है यानी चौड़ी होती है। कहाँ से? इन अपर पार्ट, ठीक है, इन अपर पार्ट। डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए ये इसका अपर पार्ट है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, अपर पार्ट। हमने माना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, अपर पार्ट। तो दिख रहा होगा कि ये अपर पार्ट क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है। देन किसके कॉम्प्रोमाइज में, इस लोअर पार्ट के, किसके, इस लोअर पार्ट के, जो आगे लिखा भी होगा कि एंड नैरोएस्ट इन लोअर पार्ट। यानी सीधी सी बात ये है कि जो वेजाइना है, अगर मैं इस पूरी लाइन को एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ फिर से, देखिए हर चीज़ को मैं बार बार आपको बताता हूँ, एक लाइन को कम से कम 2 या 3 बार बोलता हूँ, है ना। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप इस वीडियो में जो भी सीख रहे हैं उसे आप यहाँ से याद करके ही जाएँ, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि जो वेजाइना है उसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ कि जो वेजाइना है उसका जो अपर पार्ट है, उसका अपर पार्ट मैं इधर कर देता हूँ कि मान लीजिए ये जो वेजाइना है, इस वेजाइना का ये अपर पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, अपर पार्ट। तो अपर पार्ट से वेजाइना क्या होगी, थोड़ी सी विडेस्ट होगी, यानी थोड़ी सी क्या होगी, चौड़ी होगी। लेकिन जो इसका लोअर पार्ट है, कौन सा पार्ट, लोअर पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। ये तो हो गया अपर पार्ट और ये हो गया लोअर पार्ट। जो लोअर पार्ट है उससे क्या होगी, थोड़ी सी नैरोएस्ट यानी थोड़ी सी पतली होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन एडल्ट एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में जो वेजाइना है उस वेजाइना की एंटीरियर वॉल तो कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड जो पोस्टीरियर वॉल है वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे अभी कि जो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, ये वेजाइना की एंटीरियर वॉल है। क्या है, ये वेजाइना की एंटीरियर वॉल। तो जो एंटीरियर वॉल है वो क्या होती है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कौन सी, ये एंटीरियर वॉल, ठीक है। अब जो ये पोस्टीरियर वॉल है, जो वेजाइना के पीछे वाली जो लाइन है, जो ये पोस्टीरियर वॉल है, वो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन इस एंटीरियर वॉल से, यानी ये पोस्टीरियर वॉल इस एंटीरियर वॉल से थोड़ी सी आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी। ये जो लाइन है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये इस एंटीरियर वॉल से थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो वेजाइना है वो क्या होती है कि जो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल है वो वेजाइना के एंटीरियर वॉल से क्या होती है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। जो ये लाइन लिखी गई है, जो ये लाइन मैंने लिखी है
कि एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यानी क्या होता है कि जो एंटीरियर वॉल से पोस्टीरियर वॉल क्या होती है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और वही चीज़ इस डायग्राम में भी दर्शाने की कोशिश की गई है। वो भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि एंटीरियर वॉल तो केवल यहाँ पे ही एंटीरियर वॉल क्या हो रही है, एंड हो रही है, लेकिन पोस्टीरियर वॉल इस एंटीरियर वॉल से थोड़ा सा ऊपर तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीरियर वॉल से पोस्टीरियर वॉल क्या है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर आपको पूरा याद ना रहे तो आप कम से कम इतना तो याद ही रखें कि जो एंटीरियर वॉल है वो क्या होती है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो पोस्टीरियर वॉल है वो इस एंटीरियर वॉल की 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 7 + 2 9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेजाइना इज ए कम्युनिकेशन चैनल। जो वेजाइना है माय डियर फ्रेंड, ये क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है। यानी ये क्या करती है, ये 2 ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करती है ना। या फिर कहें मतलब एक समझाने की बात करें तो मतलब 2 आदमियों के बीच में क्या ये क्या करती है, कम्युनिकेशन का एक वे बनाती है ना। यानी वेजाइना क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है। डेट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो क्या होती है, फॉर्म्ड होती है किससे, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन चैनल की अभी हमने बात की थी, कम्युनिकेशन चैनल की हमने बात की थी कि वेजाइना क्या करती है, कम्युनिकेशन चैनल बनाती है। कहाँ बनाती है वो भी हम इसी डायग्राम से समझेंगे। आप देख रहे हैं कि जो वेजाइना का ये कौन सा पार्ट है, ये वेजाइना का लोअर पार्ट है। ठीक है, तो वेजाइना का लोअर पार्ट इस पार्ट से का कम्युनिकेट हो रहा है, जो मैंने अभी पहले बता दिया था। क्या कौन सा पार्ट है, ये लेबिया माइनोरा। ठीक है, वेजाइना का जो लोअर पार्ट है ये किससे हो रहा है कम्युनिकेट, लेबिया माइनोरा। एंड जो ये वाला पार्ट है अपर पार्ट, ये किससे हो रहा है, ये किससे हो रहा है कम्युनिकेट, इस वाले पार्ट से। ठीक है, जिस पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाले पार्ट से वेजाइना का अपर पार्ट कम्युनिकेट हो रहा है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये यूट्रस का सर्विक्स पार्ट क्या है, यूट्रस का सर्विक्स पार्ट। यानी वेजाइना क्या कर रही है, कम्युनिकेशन चैनल बना रही है किस किस के बीच में, अपर में तो सर्विक्स से और लोअर में लेबिया माइनोरा से। ठीक है, किस किस के बीच में बना रही है वेजाइना कम्युनिकेशन चैनल, किस किस के बीच में है, ये है एक तो सर्विक्स के बीच में और एक लेबिया माइनोरा के बीच में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, लेबिया माइनोरा की जगह आप वल्वा भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि लेबिया माइनोरा इस डायग्राम में बनाया जरूर है। ये वाला पार्ट लेबिया माइनोरा है और ये वाला पार्ट लेबिया मेजोरा है। दोनों ही इस डायग्राम में आपको दिख रही है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है, साइनोनाइमस होता है किसके, वल्वा और पुडेनम के। यानी आप लेबिया माइनोरा के जगह ये भी कह सकते हो डायरेक्ट कि जो वेजाइना है वो सर्विक्स और वल्वा के बीच में क्या करती है, कम्युनिकेशन चैनल बनाने का काम करती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये सर्विक्स और लेबिया माइनोरा के बीच में क्या करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी जो लाइन है इसके इंट्रोडक्शन में वो है एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम। ठीक है, समझना, एन एबनॉर्मल ओपनिंग, कोई भी एबनॉर्मल ओपनिंग। ठीक है, बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम। जो वेजाइना है डायग्राम में इसको देखना है आपको। ठीक है ना, यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन में कम ध्यान देना है, डायग्राम में ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरेटिकल पोर्शन में जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उसे ही ध्यान रखें, और जो भी चीज़ मैंने यहाँ इस थ्योरी में लिखी है उसे आप इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें। ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम में यदि आप उसे देख लेंगे, डायग्राम में यदि आप उसे समझ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, मेरा मानना ये है कि विजुअलाइजेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस फॉर लर्निंग। विजुअलाइजेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस फॉर लर्निंग। यानी जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, मेरा ये मानना। अब आपका क्या मानना है वो आपका खुद का ओपिनियन। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको यही करूँगा सजेस्ट कि आप इस मेरी थ्योरी को ना देखें, थ्योरी को केवल मेरे मुंह से सुने, जो मैं बोल रहा हूँ केवल उसे सुने और डायग्राम को देखें। ठीक है, आप जैसे मैंने कहा कि एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम, तो वेजाइना ये रहा और रेक्टम ये रहा, और मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में, इस वेजाइना के इस रेक्टम के इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है। ठीक है, एक्चुअली जो ये डिजीज़ है, ये क्या है, ये एक डिजीज़ है।
वेजाइना और रेक्टम के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग होना क्या है, एक डिजीज़ है, और ये डिजीज़ कंजेनेटल डिजीज़ है। कौन सी है, कंजेनेटल एबनॉर्मलिटीज़ है। CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये आपको शायद देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि ये क्या है, कंजेनेटल है। ये जब वेजाइना और रेक्टम इन दोनों का, जब फिटस के अंदर जब इन दोनों का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त किसी भी कारणवश क्या होता है कि वेजाइना और रेक्टम के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है, ठीक है ना। उस एबनॉर्मल ओपनिंग को कॉल्ड रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। ये जो वेजाइना है और ये जो रेक्टम है, इन दोनों के बीच में जो हमने ये एबनॉर्मल ओपनिंग बनाई है, इन दोनों के बीच में ये जो हमने एबनॉर्मल ओपनिंग बनाई है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी डेफिनेशन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पूरा रट लेते हैं, है ना। पूरी डेफिनेशन को वो क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। आपको पूरी डेफिनेशन को याद नहीं करनी। मैं तो आपको यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप हर एक डेफिनेशन का, हर एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। जैसे देखो ये वर्ड है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, जैसे ये वर्ड है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, तो आपने इसका अर्थ समझा। रेक्टो का मतलब रेक्टम, ठीक है। वेजाइना का मतलब वेजाइना, ठीक है। फिस्टुला, ठीक है, फिस्टुला का मतलब क्या हुआ, फिस्टुला का मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग, है ना। अब इन तीनों में सॉरी, इसमें ये 3 वर्ड थे और इन तीनों वर्डों की मीनिंग आपको अब पता है। रेक्टो का मतलब रेक्टम, वेजाइना का मतलब वेजाइना और फिस्टुला का मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग। तो आप खुद इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। क्या हुई इसकी डेफिनेशन कि रेक्टम और वेजाइना के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग, ठीक है। और यदि आप इस पूरी डेफिनेशन को याद करेंगे तो ये डेफिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ये इस शब्द से संबंधित ही ये डेफिनेशन आपके आगे कभी भी काम आएगी, है ना। लेकिन यदि आप इस पूरे वर्ड को समझ लेंगे, इस पूरे वर्ड की मीनिंग को समझ लेंगे तो ऑब्वियसली इस वर्ड की मीनिंग आपके कहीं ना कहीं आगे भी काम आती रहेगी। जैसे फिस्टुला, है ना। फिस्टुला का मतलब आपने समझ लिया क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग। अब ये फिस्टुला वर्ड कहीं भी किसी भी वर्ड के आगे आपको दिखाई देगा तो आप वहाँ पे ये समझ जाना कि वहाँ पे क्या हो रही है, एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है। जैसे मैं बात करूँ वेसिको वेजाइना, ठीक है। वेसिको वेजाइना का मतलब वेजाइना और ब्लैडर के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग होना, वेसिको वेजाइना फिस्टुला, ठीक है। अब वहाँ पे क्या आ गया, फिस्टुला गया, तो फिस्टुला का मतलब क्या हो रही है, वहाँ पे एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप मीनिंग्स के जो वर्ड है उन वर्ड के मीनिंग्स को समझने की ज़्यादा कोशिश करें, ना कि डेफिनेशन को, ना कि एक पूरा जो एक पैराग्राफ है उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विच कैन बी आइडेंटिफाई बाई कुल्डोस्कोपी, ठीक है। स्कोपी का मतलब किसी भी वर्ड के आगे यदि स्कोपी आपको मिलता है तो उसका क्या मतलब है कि विजुअलाइज करना, क्या, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करना। अब देखिए कुल्डोस्कोपी, एक मिनट, हमने पढ़ा कि एन एबनॉर्मल ओपनिंग वेजाइना और रेक्टम, इस वेजाइना और रेक्टम के बीच में जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है उसको हम रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। अब आगे हमने पढ़ा कि विच कैन बी आइडेंटिफाई, और ये जो एबनॉर्मल ओपनिंग है इस एबनॉर्मल ओपनिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है किससे, कुल्डोस्कोपी से। किससे, कुल्डोस्कोपी से। अब देखिए इसको कुल्डोस्कोपी क्यों कहा गया, है ना। कुल्डोस्कोपी वर्ड कहाँ से आया ये कुल्डोस्कोपी वर्ड, ये जो आपको एक स्मॉल सा फोल्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये ब्लू कलर में ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये क्या है, ये पेरिटोनियम है। क्या है,
पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये जो पेरिटोनियम का ये जो फोल्ड है यहाँ, ये जो पेरिटोनियम यहाँ एक फोल्ड बना रही है, और फोल्ड बना करके क्या कर रही है, ये यहाँ एक पाउच का निर्माण कर रही है। क्या कर रही है, एक पाउच बना रही है। क्या बना रही है, एक पाउच। इसको हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस, सॉरी पाउच ऑफ डगल्स, ठीक है। या फिर आप इसे कुल्डे सेक के नाम से भी जान सकते हैं। इसको पाउच ऑफ डगल्स भी कहते हैं और इसको कुल्डे सेक भी कहते हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये कुल्डो स्कोपी वर्ड कहाँ से आया, इस कुल्डे सेक से आया। कुल्डे सेक यानी कुल्डो, ठीक है। और इस स्कोपी मतलब अब क्या करते हैं कि इस जो एरिया है, ये एबनॉर्मल ओपनिंग कहाँ हो रही है, इस कुल्डे सेक, इस पाउच ऑफ डगल के पास में ही तो होगी ये, है ना भाई। ये वेजाइना और रेक्टम के बीच में चाहे कहीं भी हो जाए एबनॉर्मल ओपनिंग, यहाँ नहीं तो मान लीजिए यहाँ हो जाए, यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाए, लेकिन होगी तो इसी एरिया में, होगी तो इस पाउच ऑफ डगल्स के ही एरिया में। तो इस पाउच ऑफ डगल्स को, इस कुल्डे सेक को यदि हम विजुअलाइज करते हैं, तो इसको विजुअलाइज करने के लिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, कुल्डो स्कोपी, ठीक है। कुल्डो से मतलब क्या है, कुल्डे सेक से मतलब है, और स्कोप से मतलब हमने क्या किया, उसमें विजुअलाइज किया, तो इसको क्या नाम दे दिया, कुल्डो स्कोपी। ओके माय डियर फ्रेंड, तो आई थिंक ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया है वेजाइना का, और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि एक बार फिर से यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ेगा वेजाइना क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन की शीट है। फाइब्रोमस्कुलर का मतलब उसमें फाइबर्स टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज दोनों ही टिश्यूज पाए जाते हैं। फाइबर्स टिश्यूज का काम होता है कि वो वेजाइना को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ के दौरान जो वेजाइना एक्सपेंशन होती है, वेजाइना का एक्सपेंशन होता है, वो काम कौन करता है, ये फाइबर्स टिश्यूज करते हैं। एंड सेकंड इज द मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज का मतलब है कि मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, जो ब्लड फ्लो होता है वेजाइना में, जो वेजाइना में ब्लड फ्लो होता है, ये मस्कुलर टिश्यूज उस ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा विच इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। और जो वेजाइना है, जो फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन की एक शीट है, ये शीट ब्लैडर और रेक्टम के बीच में सिचुएटेड होती है। हमने इसकी एक लोकेशन की बात की, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इट रन्स ओब्लिक्यूली अपवर्ड एंड बैकवर्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट हमने बात की कि जो वेजाइना है वो कैसी होती है, ऑब्लिक वैली होती है, तिरछी होती है। कैसी होती है, तिरछी होती है। और जो ये तिरछी वेजाइना है, ये अपने हॉरिजॉन्टल से अपने क्षितिज से 45 डिग्री का क्या बनाती है, एक कोण बनाती है, या फिर आप इंग्लिश में कहें तो एक एंगल बनाती है। नेक्स्ट हमने बात की कि द डायमीटर ऑफ वेजाइनल कैनाल इज 2.5 सेंटीमीटर दैट इज विडेस्ट इन द अपर पार्ट एंड नैरोवेस्ट इन द लोअर पार्ट, ठीक है। जो वेजाइना है उसका डायमीटर होता है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। और इस 2.5 सेंटीमीटर के जो डायमीटर की जो वेजाइना है, ये वेजाइना अपर पार्ट में तो क्या होती है, विडेस्ट होती है, एंड लोअर पार्ट में क्या होती है, नैरोवेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इन एडल्ट एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एडल्ट है उनमें वेजाइना की जो एंटीरियर वॉल है वो कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और जो पोस्टीरियर वॉल है वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो वो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। यानी कि जो एंटीरियर वॉल है, यानी कि जो पोस्टीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल एंटीरियर वॉल से 2 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कि वेजाइना इज ए कम्युनिकेशन चैनल दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो वेजाइना है वो क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से फॉर्म्ड होती है, और क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन चैनल किस किस के बीच में है, सर्विक्स और लेबिया माइनोरा, ठीक है। वेजाइना एक कम्युनिकेशन चैनल है, किसके बीच में, सर्विक्स के बीच में। जो सर्विक्स है वो किसका पार्ट है, इस यूट्रस का पार्ट है, ठीक है। तो यूट्रस के सर्विक्स पार्ट और वल्वा, या फिर आप कह सकते हैं भाई लेबिया माइनोरा के बीच में क्या करती है, कम्युनिकेशन चैनल बनाती है, एक कम्युनिकेशन वे बनाने का काम, एक पासेज बनाने का काम, एक पाथवे बनाने का काम, एक रास्ता बनाने का काम ये वेजाइना करती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट था वो हमने देखा कि एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम कॉल्ड
रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला विच कैन बी आइडेंटिफाई बाय कोल्डोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट सबसे लास्ट में हमने क्या देखा कि जो वेजाइना है वो क्या है, वेजाइना और रेक्टम के बीच में जो एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। और इस रेक्टोवेजाइनल जो फिस्टुला है, इस एबनॉर्मल ओपनिंग को हम क्या करते हैं, कोल्डोस्कोपी से विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने वेजाइना की एक छोटे से इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ वेजाइना। जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ और पूरी वीडियो आपको देखनी है, बीच में भी स्किप नहीं करनी है। तो अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ, बात करते हैं अब पीएच ऑफ वेजाइना की। तो माय डियर फ्रेंड, द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना इज 3.5 to 4.5। ओके, देखिएगा कि जो वेजाइना है उस वेजाइना की एसिडिक पीएच कितनी होती है, 3.5 से लेकर के 4.5 होती है। इन रिप्रोडक्टिव एज, ये पॉइंट करने का ये ये आपको याद रखना है कि ये जो मैंने आपको एसिडिक पीएच बताई है किसकी, वेजाइना की 3.5 to 4.5, ये किसकी बताई है, ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव एज की बताइए। ठीक है ना, ऐसा नहीं, कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट है वो इस चीज़ को ध्यान से समझें कि ये जो पीएच है 3.5 से लेकर के 4.5 वेजाइना की जो एसिडिक पीएच है ये किसकी, कौन सी एज की, ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव एज की है। यदि आपको एग्जाम में रिप्रोडक्टिव एज में वेजाइना की पीएच पूछे जाए तो ही आप 3.5 से लेकर के 4.5 बताएंगे। लेकिन यदि आपको रिप्रोडक्टिव एज की नहीं पूछी जाए तो आपको 3.5 से लेकर के 4.5 नहीं बतानी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू डोडरलैंस बैसिलाई। ठीक है, जो एसिडिक पीएच है वेजाइना की 3.5 से लेकर के 4.5 इन रिप्रोडक्टिव एज में, वो किसके कारण होती है, ड्यू टू डोडरलैंस बैसिलाई। अब ये डोडरलैंस बैसिलाई क्या है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। क्या है, वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है, विच इज ए बैक्टीरिया ऑफ लैक्टोबैसिलाई स्पीच। ठीक है, डोडरलैंस बैसिलाई क्या है, ये डोडरलैंस बैसिलाई एक नॉर्मल फ्लोरा है किसका, वेजाइना का। जैसे इकोली भी क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा होता है किसका, इंटेस्टाइन का। उसी तरह से डोडरलैंस जो बैसिलाई है वो भी वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है। ये भी याद रखने की चीज़ है, पूछ सकते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द वेजाइना, तो क्या होगा, डोडरलैंस बैसिलाई। ठीक है, विच इज जो क्या है, बैक्टीरिया किसका, लैक्टोबैसिलाई स्पीच का। ये है ना जो डोडरलैंस बैसिलाई है, ये डोडरलैंस बैसिलाई किस स्पीच का बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलाई स्पीच का। ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये एसिडिक पीएच किसके कारण होती है कि जो ग्लाइकोजन है उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन के कारण। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी बात की, रिप्रोडक्टिव एज में वेजाइना के पीएच की बात की। अब हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड किसकी, आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज एंड मीनोपॉज। आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज एंड मीनोपॉज में वेजाइना की पीएच क्या हो गए द वेजाइनल पीएच ये यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। द पीएच ऑफ वेजाइना बिफोर रिप्रोडक्टिव एज, वेजाइना की पीएच किसमें, रिप्रोडक्टिव एज से पहले। रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है ये मैंने आपको फर्स्ट या फिर सेकेंड वीडियो में बता दी होगी। रिप्रोडक्टिव एज की पीएच कितनी होती है, 15 to 45 ईयर। 15 से लेकर के 45 ईयर की जो एज होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज। तो इस 15 से लेकर के 45 ईयर की जो एज में जो वेजाइना की पीएच होती है, एंड आफ्टर मीनोपॉज। और मीनोपॉज का मतलब जब मैच्योरेशन साइकिल क्या होती है, एंडिंग पॉइंट जो होता है, मैच्योरेशन साइकिल जब एंड हो जाती है यानी 45 ईयर के बाद में, 45 ईयर के बाद में, सॉरी यहाँ मेरे शायद ये रिप्रोडक्टिव एज तो सही है, लेकिन रिप्रोडक्टिव इस एज में वेजाइना की पीएच का कौन सी होगी, वो होगी 3.5 to 4.5। लेकिन इस एज से यानी 15 ईयर की एज, यानी रिप्रोडक्टिव एज का मतलब इस जो ये
15 ईयर की एज है, इस 15 ईयर की एज से पहले और मेनोपॉज आफ्टर मेनोपॉज का मतलब इस 45 एज के बाद में, इस 45 एज के बाद में जो वेजाइना की पीएच होगी वो क्या होगी माय डियर फ्रेंड, न्यूट्रलाइज होगी। क्या होगी? न्यूट्रलाइज। ठीक है, आगे एक शॉर्ट में कोष्टक में लिखा है फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट का क्या मतलब है वो भी आगे मैं बताऊंगा वो, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्टिव एज के पहले और मेनोपॉज के बाद में, रिप्रोडक्टिव एज के पहले यानी 15 ईयर के पहले और 45 ईयर के बाद में जो वेजाइना की पीएच होगी वो क्या होगी? न्यूट्रलाइज फर्स्ट एंड एल्कलाइन सेकंड। क्या होगी? न्यूट्रलाइज होगी और कैसी होगी? एल्कलाइन। अब फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या है ना? फर्स्ट और सेकंड का मतलब है कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए। क्या है इसका मतलब? सॉरी, उनके लिए नहीं है, लेकिन ये उनके लिए मैंने यहाँ लिखा है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन बिफोर रिप्रोडक्टिव एज आफ्टर मेनोपॉज वेजाइना की पीएच क्या होगी, और ऑप्शन में यदि आपको केवल ये एक वर्ड दिया जाए तो आप उस पर आसानी से टिक लगा दोगे। ठीक है, ये वर्ड दिया जाए केवल अकेला तो आप इस पर टिक लगा दोगे। लेकिन मान लीजिए अगर ये दोनों ही वर्ड इसमें दे दिए जाए तो आप क्या लगाओगे? यानी न्यूट्रलाइज तो क्या होगी? फर्स्ट। पहले कौन सी होती है? फर्स्ट का मतलब है कि पहले तो कौन सी होती है? न्यूट्रलाइज होती है। और एल्कलाइन क्या है? सेकंड। यानी बाद में कौन सी होती है? एल्कलाइन होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना में जो वेजाइना है उसकी 3 लेयर होती है। कितनी होती है? 3 लेयर। 3 लेयर होती है, आउटर लेयर और एडवेंटिया। ठीक है, जो कंपोज होती है किससे? एरियोलर टिश्यू से। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना ही जाने। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि वीडियो के बीच में नोट्स ना लिखें, वीडियो को पूरा बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, उस पूरे वीडियो को समझें। ठीक है, अगर इनके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे इनके बारे में 3-4 लाइनों में मैंने कुछ थोड़ा बहुत इनका भी इंट्रोडक्शन वहाँ पे वेबसाइट में मैंने दिया है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वेजाइना है उसकी 3 स्ट्रक्चर होती है, 3 लेयर होती है। कौन सी? आउटर लेयर और एडवेंटिया, कंपोज्ड ऑफ एरियोलर टिश्यू से। जो किससे होती है? कंपोज्ड एरियोलर टिश्यू से। ठीक है, सेकेंड मिडल लेयर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल से। सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है सेकंड मिडल लेयर जो क्या होती है? कंपोज्ड होती है किससे? स्मूथ मसल से। ठीक है, थर्ड है इनर लेयर जो क्या होती है? कंपोज्ड होती है किससे? ऑफ स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, अभी केवल इन 3 लेयर इतना ही याद रखना है कि जो वेजाइना है उसकी 3 लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है वो किससे कंपोज होती है? एरियोलर टिश्यूज से, और उसको हम एडवेंटिया भी के नाम से भी जानते हो। जो मिडल लेयर होती है वो किससे कंपोज होती है? स्मूथ मसल से। और जो इनर लेयर होती है वो किससे होती है? कंपोज स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो ये हमने पीएच बात की और स्ट्रक्चर की बात की किसकी? वेजाइना की। एक बार इस पीएच को मैं आप एक बार वापस से हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना इज 3.5 to 4.5 इन रिप्रोडक्टिव एज में। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज है 15 से लेकर के 45 ईयर की जो एज है, इस एज में वेजाइना की जो पीएच है वो, जो वेजाइना की एसिडिक पीएच है वो कितनी होती है? 3.5 से लेकर के 4.5। और किसके कारण होते हैं? किसकी वजह से होती है? डोर्डल-लेंस बैसिलाई की वजह से। ठीक है, डोर्डल-लेंस बैसिलाई क्या है? नॉर्मल फ्लोरा है किसका? वेजाइना का। एंड विच इज ए बैक्टीरिया ऑफ लैक्टोबैसिलाई स्पीज। और क्या है? लैक्टोबैसिलाई स्पीज का लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज का क्या है? एक बैक्टीरिया। कौन? डोर्डल-लेंस बैसिलाई। और यही क्या है? नॉर्मल फ्लोरा है किसका? वेजाइना का। और इसी के कारण, इसी डोर्डल-लेंस बैसिलाई के कारण क्या होता है? कन्वर्जन हो जाता है किसका? ग्लाइकोजन का। किसमें? लैक्टिक एसिड में। और जिसकी वजह से जो वेजाइना की एसिडिक पीएच है वो कितनी होती है? 3.5 to 4.5। और यदि रिप्रोडक्टिव एज या फिर मेनोपॉज के बाद में मैं वेजाइना के पीएच की बात करूं तो वो क्या होती है? या तो होगी न्यूट्रलाइज या फिर होगी एल्कलाइन। फर्स्ट कौन सी होगी? न्यूट्रलाइज। और सेकंड कौन सी होगी? एल्कलाइन। ठीक है,
और हमने इसके स्ट्रक्चर की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के। लेकिन फंक्शंस की बात करने से पहले मैं आपसे ये एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियोज़ की और मेरे वीडियोज़ के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ है, जो और सर और मैडम आपकी क्लास लेती है, वो भी आपको टाइम पर मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरे लिए वो है कमेंट। ठीक है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये आप हमेशा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ यदि मेरी वीडियो में कोई कमी हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो या फिर किसी भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर के मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। किसकी? फंक्शंस ऑफ वेजाइना। तो बात करते हैं अब pH ऑफ वेजाइना की। तो माय डियर फ्रेंड, द एसिडिक pH ऑफ वेजाइना इज 3.5 to 4.5। ओके, देखिएगा कि जो वेजाइना है उस वेजाइना की एसिडिक pH कितनी होती है? 3.5 से लेकर के 4.5 होती है। इन रिप्रोडक्टिव एज, ये पॉइंट करने का ये आपको याद रखना है कि ये जो मैंने आपको एसिडिक pH बताई है किसकी? वेजाइना की 3.5 to 4.5, ये किसकी बताई है? ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव एज की बताइए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट है वो इस चीज़ को ध्यान से समझें कि ये जो pH है 3.5 से लेकर के 4.5 वेजाइना की जो एसिडिक pH है ये किसकी, कौन सी एज की? ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव एज की है। यदि आपको एग्जाम में रिप्रोडक्टिव एज में वेजाइना की pH पूछी जाए तो ही आप 3.5 से लेकर के 4.5 बताएंगे। लेकिन यदि आपको रिप्रोडक्टिव एज की नहीं पूछी जाए तो आपको 3.5 से लेकर के 4.5 नहीं बतानी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू डोडरलैंस बैसिलाई। ठीक है, जो एसिडिक pH है वेजाइना की 3.5 से लेकर के 4.5 इन रिप्रोडक्टिव एज में, वो किसके कारण होती है? ड्यू टू डोडरलैंस बैसिलाई। अब ये डोडरलैंस बैसिलाई क्या है? नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। क्या है? वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है, विच इज ए बैक्टीरिया ऑफ लैक्टोबैसिलाई स्पीच। ठीक है, डोडरलैंस बैसिलाई क्या है? ये डोडरलैंस बैसिलाई एक नॉर्मल फ्लोरा है किसका? वेजाइना का। जैसे ई कोली भी क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा होता है किसका? इंटेस्टाइन का। उसी तरह से डोडरलैंस जो बैसिलाई है वो भी वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है। ये भी याद रखने की चीज़ है। पूछ सकते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द वेजाइना, तो क्या होगा? डोडरलैंस बैसिलाई। ठीक है, विच इज जो क्या है? बैक्टीरिया किसका? लैक्टोबैसिलाई स्पीच का। ये है ना, जो डोडरलैंस बैसिलाई है, ये डोडरलैंस बैसिलाई किस स्पीच का बैक्टीरिया है? किस स्पीच का बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलाई स्पीच का। ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये एसिडिक pH किसके कारण होती है? कि जो ग्लाइकोजन है उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन के कारण। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी बात की? रिप्रोडक्टिव एज में वेजाइना के pH की बात की। अब हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड किसकी? आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज एंड मेनोपॉज। आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज एंड मेनोपॉज में वेजाइना के pH क्या हो गए? द वेजाइनल pH ये यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। द pH ऑफ वेजाइना बिफोर रिप्रोडक्टिव एज। वेजाइना की pH किसमें? रिप्रोडक्टिव एज से पहले। रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है ये मैंने आपको फर्स्ट या फिर सेकेंड वीडियो में बता दी होगी। रिप्रोडक्टिव एज की pH कितनी होती है? 15 to 45 ईयर।
15 से लेकर के 45 ईयर की जो एज होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज। तो इस 15 से लेकर के 45 ईयर की जो एज में जो वेजाना की पीएच होती है एंड आफ्टर मीनोपोज, और मीनोपोज का मतलब जब मैच्योरेशन साइकिल क्या होती है, एंडिंग पॉइंट जो होता है मैच्योरेशन साइकिल जब एंड हो जाती है, यानी 45 ईयर के बाद में, 45 ईयर के बाद में, सॉरी यहाँ मेरे शायद ये रिप्रोडक्टिव एज तो सही है, लेकिन रिप्रोडक्टिव इस एज में वेजाना की पीएच का कौन सी होगी, वो होगी 3.5 to 4.5। लेकिन इस एज से यानी 15 ईयर की एज, यानी रिप्रोडक्टिव एज का मतलब इस जो ये 15 ईयर की एज है, इस 15 ईयर की एज से पहले, और मीनोपोज आफ्टर मीनोपोज का मतलब इस 45 एज के बाद में, इस 45 एज के बाद में जो वेजाना की पीएच होगी वो क्या होगी माय डियर फ्रेंड, न्यूट्रलाइज होगी। क्या होगी, न्यूट्रलाइज। ठीक है, आगे एक शॉर्ट में कोष्टक में लिखा है फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट का क्या मतलब है वो भी आगे मैं बताऊंगा वो, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्टिव एज के पहले और मीनोपोज के बाद में, रिप्रोडक्टिव एज के पहले यानी 15 ईयर के पहले और 45 ईयर के बाद में जो वेजाना की पीएच होगी वो क्या होगी, न्यूट्रलाइज फर्स्ट एंड एल्कलाइन सेकंड। क्या होगी, न्यूट्रलाइज होगी और कैसी होगी, एल्कलाइन। अब फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या है ना, फर्स्ट और सेकंड का मतलब है कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए। क्या है इसका मतलब, सॉरी उनके लिए नहीं है, लेकिन ये उनके लिए मैंने यहाँ लिखा है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन बिफोर रिप्रोडक्टिव एज आफ्टर मेनोपॉज वेजाना की पीएच क्या होगी, और ऑप्शन में यदि आपको केवल ये एक वर्ड दिया जाए तो आप उस पर आसानी से टिक लगा दोगे। ठीक है, ये वर्ड दिया जाए केवल अकेला तो आप इस पर टिक लगा दोगे। लेकिन मान लीजिए अगर ये दोनों ही वर्ड इसमें दे दिए जाए तो आप क्या लगाओगे, यानी न्यूट्रलाइज क्या होगी, फर्स्ट। पहले कौन सी होती है, फर्स्ट का मतलब है कि पहले तो कौन सी होती है, न्यूट्रलाइज होती है, और एल्कलाइन क्या है, सेकंड, यानी बाद में कौन सी होती है, एल्कलाइन होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेजाना। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वेजाना में जो वेजाना है उसकी 3 लेयर होती है। कितनी होती है, 3 लेयर, 3 लेयर होती है, आउटर लेयर और एडवेंटिया। ठीक है, जो कंपोज होती है किससे, एरियोलर टिश्यू से। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना ही जाने। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि वीडियो के बीच में नोट्स ना लिखें, वीडियो को पूरा बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, उस पूरे वीडियो को समझें। ठीक है, अगर इनके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे इनके बारे में 3-4 लाइनों में मैंने कुछ थोड़ा बहुत इनका भी इंट्रोडक्शन वहाँ पे वेबसाइट में मैंने दिया है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वेजाना है उसकी 3 स्ट्रक्चर होती है, 3 लेयर होती है। कौन सी, आउटर लेयर और एडवेंटिया कंपोज्ड ऑफ एरियोलर टिश्यू से, जो किससे होती है, कंपोज्ड एरियोलर टिश्यू से। ठीक है, सेकेंड मिडल लेयर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल से। सेकंड कौन सी होती है, सेकंड होती है, सॉरी, सेकंड मिडल लेयर जो क्या होती है, कंपोज्ड होती है किससे, स्मूथ मसल से। ठीक है, थर्ड है इनर लेयर जो क्या होती है, कंपोज्ड होती है किससे, ऑफ स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, अभी केवल इन 3 लेयर, इतना ही याद रखना है कि जो वेजाना है उसकी 3 लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है वो किससे कंपोज होती है, एरियोलर टिश्यूज से, और उसको हम एडवेंटिया भी के नाम से भी जानते हो। जो मिडल लेयर होती है वो किससे कंपोज होती है, स्मूथ मसल से, और जो इनर लेयर होती है वो किससे होती है, कंपोज स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो ये हमने पीएच बात की और स्ट्रक्चर की बात की किसकी, वेजाना की। एक बार इस पीएच को मैं आप एक बार वापस से हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाना इज 3.5 to 4.5 इन रिप्रोडक्टिव एज में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज है 15 से लेकर के 45 ईयर की जो एज है, इस एज में वेजाना की जो पीएच है वो, जो वेजाना की एसिडिक पीएच है वो कितनी होती है, 3.5 से लेकर के 4.5। और किसके कारण होते हैं, किसकी वजह से होती है, डोडल-लेंस बेसिलाई की वजह से। ठीक है, डोडल-लेंस बेसिलाई क्या है, नॉर्मल फ्लोरा है किसका, वेजाना का, एंड विच इज
विच इज ए बैक्टीरिया ऑफ लैक्टोबैसिलाई स्पीज। और क्या है, लैक्टोबैसिलाई स्पीज का लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज का क्या है, एक बैक्टीरिया कौन, डोडोलेंस बैसिलाई। और यही क्या है, नॉर्मल फ्लोरा है किसका, वेजाइना का। और इसी के कारण, इसी डोडोलेंस वेजाइना के कारण क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है किसका, ग्लाइकोजन का, किसमें, लैक्टिक एसिड में। और जिसकी वजह से जो वेजाइना की एसिडिक पीएच है वो कितनी होती है, 3.5 to 4.5। और यदि रिप्रोडक्टिव एज या फिर मेनोपॉज के बाद में मैं वेजाइना के पीएच की बात करूं तो वो क्या होती है, या तो होगी न्यूट्रलाइज या फिर होगी एल्केलाइन। फर्स्ट कौन सी होगी, न्यूट्रलाइज, और सेकंड कौन सी होगी, एल्केलाइन। ठीक है, और हमने इसके स्ट्रक्चर की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के। लेकिन फंक्शंस की बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्लिक करें, ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियोज़ की और मेरे वीडियोज़ के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ है, जो और सर और मैडम आपकी क्लास लेती है, वो भी आपको टाइम पर मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरे लिए वो है कमेंट। ठीक है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये आप हमेशा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ यदि मेरी वीडियो में कोई कमी हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो या फिर किसी भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। किसकी फंक्शंस बात करते हैं मेरे फ्रेंड है, फंक्शंस ऑफ वेजाइना। जो पहला फंक्शंस आपको दिख रहा है वो है कोपुलेशन। क्या है, कोपुलेशन। वेजाइना किस में हेल्प करती है, कोपुलेशन में। कोपुलेशन का मतलब होता है संभोग। क्या होता है, संभोग। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वेजाइना जो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करती है। कोपुलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, हेल्प करती है वेजाइना किस में, कोपुलेशन में, या फिर आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में। ठीक है, सेकेंड है एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट का एक्सपल्जन करती है, उसको बाहर लाती है। कौन से प्रोडक्ट को, जो भी है प्रोडक्ट वेजाइना मतलब फीटस को, किसको, फीटस को। जो फीटस होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो फीटस का इम्प्लांटेशन होता है, फीटस की ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ होने के बाद जब उसे वर्ल्ड में, इस दुनिया में लाया जाता है, तो वो काम भी किसके द्वारा होता है, वेजाइना के द्वारा। क्योंकि वेजाइना क्या करती है, उसको एक पाथवे प्रोवाइड करती है। क्या करती है, एक पाथवे, एक रास्ता उसको प्रोवाइड करती है, किसको, प्रोडक्ट को। और कौन है प्रोडक्ट, फीटस को। ठीक है, नेक्स्ट है यूट्राइन सीक्रेशंस एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है या फिर अदर जो यूट्राइन सीक्रेशंस है, उनको भी एक पाथवे प्रोवाइड करती है, कौन, वेजाइना, एज ए चैनल। ठीक है, आगे लिखा है एज ए चैनल, मतलब ये क्या करती है, एक चैनल के रूप में काम करती है, और मेंस्ट्रुअल ब्लड को और यूट्राइन सीक्रेशंस को एक वे प्रोवाइड करती है, ताकि उनका एक्सपल्जन हो सके। ठीक है, ताकि उनका क्या हो सके, एक्सपल्जन हो सके। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन हमने देखे। पहला कोपुलेशन, यानी क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स। यदि कोपुलेशन आता है आपको समझ में तो ठीक है, नहीं आता तो सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सेकंड एक्सपल्जन करते हैं किसका, प्रोडक्ट का, लाइक एज फीटस। ठीक है, थर्ड यूट्राइन सीक्रेशन, जो यूट्राइन सीक्रेशंस है उनका एक्सपेंशन करती है। एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड और यूट्राइन सीक्रेशंस को एक वे प्रोवाइड करती है, एक पाथवे प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये वेजाइना के क्या हो गए, फंक्शन हो गए। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल ऑर्गन्स में जो नेक्स्ट इसका ऑर्गन है, जो नेक्स्ट ऑर्गन जो इसमें शामिल है वो है यूट्रस। उस यूट्रस की बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे एक बार फिर से कर रहा हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और यदि किसी भी जो भी मेरा कंटेंट था, उस कंटेंट में कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, या फिर आप कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ओके, धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे आपसे किसके साथ, यूट्रस के साथ।